हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने एंटीसेप्टिक्स के बारे में पढ़ा था। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, हमने कहा था कि ये जीवित उत्तकों पर प्रयोग में लिए जा सकते हैं, जैसे डेटॉल, सेवलॉन, है ना। तो ये चीज़ें वहाँ पे हमने डिस्कशन किया था। फिर दूसरा हमने पढ़ा था डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में कि डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं। तो हमने क्या कहा था कि इनका उपयोग हम जीवित उत्तकों पर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जीवित उत्तकों का क्या करते हैं, हानि पहुंचा देते हैं। लेकिन इनका उपयोग किस पे करते हैं, निर्जीव वस्तुओं पर, जैसे कि फर्श पे पोछा वोछा लगाते करते हैं तो हम लोग फिनाइल काम में लेते हैं या लाइजॉल काम में लेते हैं, तो वो डिसइंफेक्टेंट्स। तीसरा क्या पढ़ा था, एंटीहिस्टामिन्स, जो क्या करता है, एलर्जी के लिए प्रयुक्त होता है, या हम इसको बोलते हैं प्रति एलर्जी औषध। तो ये एलर्जी को दूर करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके बाद आता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, प्रतिनिषेचक औषधियाँ भी बोलते हैं इनको। तो प्रतिनिषेचक औषधियाँ क्या होती हैं, इसकी बात अगर हम करें तो प्रतिनिषेचक औषधियाँ क्या होती है, जो क्या करती है, जनन उत्पादकता को कम करती हैं। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का ही यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था एंटासिड्स के बारे में, कि पेट में जब एसिडिटी हो जाती है या पेट की अम्लता जब बढ़ जाती है तो उसको दूर करने के लिए हम एंटासिड्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी लास्ट क्लास की कि हमने क्या क्या पढ़ा था। अब यहाँ तक आते आते हमारा मेडिसिन वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर का। वो क्या है, डाइज। डाइज एंड पिगमेंट्स, यानी कि रंजक और वर्णक की जो है हमें बात करनी है यहाँ पे, कि रंजक क्या होते हैं और वर्णक क्या होते हैं। देखिए, रंजक और वर्णक दोनों ही सेम काम करते हैं, यानी कि दोनों ही क्या करते हैं, वस्तुओं को रंगने का कार्य करते हैं। लेकिन इनका समान होते हुए भी कार्य समान है, वस्तुओं को रंगने का कार्य है, लेकिन फिर भी इनके बीच में क्या होते हैं, कुछ अंतर होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि रंजक एवं वर्णक, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो विभिन्न प्रकार के रंगों, खाद्य पदार्थों या कागज या दीवारों या अन्य पदार्थों को रंगने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रंजक कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कपड़ों को रंगने का कार्य हुआ, बालों को रंगने का कार्य हुआ, किसी रेशे को रंगने का कार्य हुआ, या दीवारों के ऊपर, घरों के ऊपर हम जो पेंट वगैरह करवाते हैं, ये कार्य हुआ। इन सब के अंदर क्या प्रयुक्त होते हैं, रंजक प्रयुक्त होते हैं। अब वर्णक भी वे ही पदार्थ हैं, मैंने कहा ये रंगने का ही कार्य करते हैं, दोनों के दोनों तो सेम तो हैं ही। ये पदार्थ होते हैं जो किसी वस्तु को रंग प्रदान करते हैं, लेकिन इनका कार्य करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वर्णक जो होते हैं ये स्कंदित होकर के रंजन का कार्य करते हैं और पदार्थों के ऊपर क्या करते हैं, परत बना देते हैं, और पदार्थों पे परत बना करके ये उस वस्तु को रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्य समान होते हुए भी इनके बीच में डिफरेंसेस कैसे हैं आखिर। ठीक है, तो पिगमेंट्स वर्सेस डाइज, यानी कि क्या क्या अंतर है आपके वर्णकों में और रंजकों में। देखिए, पहला जो अंतर है वो है विलेयता का, यानी कि घुलते हैं या नहीं घुलते हैं। विलेयता मतलब क्या होता है, घुलनशील होना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये किस पदार्थ में या किस विलायक के अंदर तो घुल जाएंगे और किस विलायक में नहीं घुलेंगे। तो देखिए, रंजक या डाइस जो होती है ये जल और अधिकांश विलायकों में क्या होती है, विलेय होती है, यानी घुलनशील होती है, लगभग सभी के अंदर क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। लेकिन जो वर्णक होते हैं ये वर्णक जल और अधिकांश विलायकों में अविलेय होते हैं, यानी कि घुलनशील नहीं होते, ये नहीं घुलते इतनी आसानी से। ठीक है, दूसरा क्या अंतर है, प्रकाश संवेदन। प्रकाश संवेदन, प्रकाश के प्रति संवेदना का क्या मतलब है कि क्या ये प्रकाश से प्रभावित होते हैं, उससे इनके रंग पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं। तो देखिए, रंजक जो होते हैं ये प्रकाश के संपर्क में रहने से फीके पड़ जाते हैं और इनका रंग क्या हो जाता है, हल्का होने लग जाता है। जैसे हम जानते हैं कि बहुत तेज़ जब धूप पड़ती है और हमने कोई अगर कपड़े धूप में सुखा रखे होते हैं तो मम्मी हमें इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि जा बेटा ऊपर से कपड़े उतार ला, या जा बेटा ये काम कर दे कि कपड़े उतार ला धूप में से, वरना कपड़ों का रंग क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। तो ये कपड़ों का जो रंग फेड होना है ये क्या हुआ, क्योंकि डाइस जो होती है वो लाइट के प्रति यानी प्रकाश के प्रति कैसी होती है, संवेदी होती है, इसलिए आसानी से क्या हो जाता है, ये रंग इनका उड़ जाता है या ये फीके पड़ जाते हैं। लेकिन वर्णक जो होते हैं ये प्रकाश से अपेक्षाकृत कम प्रभावित होते हैं, यानी वर्णकों से जो रंजित पदार्थ होते हैं उनके ऊपर प्रकाश का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो, पेड़ अगर खड़े हैं हमारे घर के सामने तो ये पेड़ बरसों पहले भी हरा था और आज भी हरा है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पत्तियों के अंदर वर्णक होता है क्लोरोफिल, जो कि उन पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। आपने देखा कि ये पत्तियाँ जब कितनी भी कड़ी धूप में रहे लेकिन फिर भी इनका रंग जो होता है वो हल्का नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या है कि वर्णक आसानी से प्रकाश से प्रभावित नहीं होते। अब जो तीसरा अंतर है वो किसका है, संख्या।
संख्या क्या होती है? तो देखो, जो रंजक होते हैं ये बहुत अधिक संख्या में होते हैं। मतलब आगे भी हम पढ़ेंगे इनकी वैरायटीज़ के बारे में कि रंजक जो होते हैं ये अलग अलग प्रकार के भी होते हैं और इनके बहुत सारे वर्गीकरण भी आगे किए गए हैं, ठीक है। लेकिन वर्णक संख्या में कम होते हैं और इनका ज़्यादा वर्गीकरण भी नहीं है। फिर आता है चौथा, उत्पाद प्रतिरोध। उत्पाद प्रतिरोध क्या है कि विलायकों से कितना कुछ प्रभावित होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए, वर्णकों की तुलना में ये कम प्रतिरोधी होते हैं। कम प्रतिरोधी का मतलब कि ये किसी चीज़ का रेजिस्टेंस बहुत कम कर सकते हैं। ये आसानी से चीज़ों से क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कि विलायकों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। भाई मान लो कोई नया नया कपड़ा होता है, घर में लेकर के आते हैं उसको, तो उसको भिगो देते हैं, कर देते हैं, तो हम क्या देखते हैं, पहले पहले स्टार्टिंग में उसका कलर निकलना शुरू हो जाता है ना। तो यानी कि विलायकों से क्या हो रहा है, कलर प्रभावित हो रहा है और रंग क्या हो रहा है उसका, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है इसकी प्रतिरोधकता जल के प्रति कैसी हो गई, बहुत ही कम। अगर प्रतिरोधी होता तो पानी में उसको भिगोने पर उसका कलर बाहर नहीं निकलता, लेकिन यहाँ पानी में कलर बाहर आ गया, इसका मतलब इसकी उत्पाद की जो प्रतिरोधकता है ये कैसी है, कम है। ऐसे ही वर्णक, इनका प्रतिरोध बहुत ही उच्च होता है और ये विलायकों से भी अप्रभावित रहते हैं। जैसे मान लो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था पेड़ का, तो अगर आप देखें गाजर है, गाजर देख लो, उसके अंदर भी तो रंग होता है कैरोटीनॉइड्स की वजह से। उसको भिगो दो पानी के अंदर, ऐसा हो जाता है कि गाजर को पानी में भिगो दिया तो वो थोड़ी देर बाद में सफ़ेद रंग की हो जाएगी, सारा कलर ही उसका फेड हो जाएगा, नहीं होता। या फिर आप देख लीजिए कि आप पत्ती को देख लो, उस पानी में डाल दिया ग्रीन कलर का, तो क्या पत्ती का रंग निकल करके पानी के अंदर आ गया सारा का सारा, नहीं। इसका मतलब कि ये विलायकों से अप्रभावित रहते हैं और इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत ही उच्च होती है। अब आती है बात रासायनिक संगठन की। तो जो रासायनिक संगठन होता है ये इनका किस प्रकार का होता है, तो देखिए कि रंजक जो होते हैं ये तो सामान्यतः कार्बनिक यौगिक होते हैं। आगे चल करके अब हम इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह जब देखेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनका एरोमेटिक स्ट्रक्चर भी होता है। लेकिन वर्णक जो होते हैं ये सामान्यतः अकार्बनिक यौगिक होते हैं। या आप कह सकते हैं कि यह भारी जहरीली धातुएं होती हैं। जैसे कि क्लोरोफिल जो होता है इसके अंदर कौन सी धातु होती है, इसमें मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्या डिफरेंसेस है, नेक्स्ट डिफरेंस है इसके स्थिरता का। स्थिरता मतलब ये परमानेंट होते हैं कि टेम्परेरी होते हैं, इस तरीके से। तो देखो रंजक जो होते हैं ये बहुत अधिक स्थायी या स्थिर नहीं होते, मतलब बहुत ज़्यादा परमानेंट नहीं होते, धीरे धीरे फेड होने लग जाते हैं, तो कैसे हैं, स्थायी नहीं है। लेकिन वर्णक कैसे होते हैं, उच्च स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखा जाए अगर कोई पेड़ है, कोई पत्ता है, पहले भी हरा था अब भी हरा है और आगे भी कैसा रहेगा, हरा ही रहेगा। हाँ, वो एक अलग चीज़ है कि जब वो पेड़ अपना पत्ता जो है वो पेड़ से अलग होकर गिर जाए, मान लीजिए पतझड़ के मौसम में, तो वो पीला पड़ जाए, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। फिर क्या आता है, ज्वलन। ज्वलन का मतलब क्या ये पदार्थ ज्वलनशील होते हैं कि नहीं, तो देखिए ज्वलनशील होते हैं कौन, रंजक, लेकिन वर्णक ज्वलनशील नहीं होते, ठीक है। फिर आता है रंगने की प्रक्रिया। देखो रंगने की प्रक्रिया में ये डिफरेंस थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, तो इसको आपको इधर पढ़ लेना है, ठीक है ना। जैसे कि ये पदार्थ द्वारा विलयन से अवशोषित होकर रंजन का कार्य करते हैं। यानी रंजक क्या करते हैं, जब उनका विलयन बनाया जाता है तो पदार्थों को उन विलयनों के अंदर भिगो देते हैं और फिर ये उनका क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। इस प्रकार से रंगने का कार्य हो जाता है। लेकिन जो वर्णक होते हैं ये स्कंदित होकर के पदार्थों पर क्या कर देते हैं, परत बना करके रंजन का कार्य करते हैं। लास्ट डिफरेंस किसका है, आकार का। क्या डिफरेंस है कि रंजकों का जो आकार होता है ये वर्णकों की तुलना में बहुत छोटा होता है। यानी कि इनका आकार बहुत ही छोटा छोटा होता है, बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं डाइज के अंदर। देखते हैं हम लोग, अगर हम कोई डाई देखेंगे उसको आप हाथ में लेकर के भी देख लीजिए तो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। लेकिन वर्णकों का आकार रंजकों की तुलना में कैसा होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि रंजक और वर्णक समान है, कार्य समान है, दोनों का कार्य रंगने का ही है, लेकिन फिर भी दोनों में क्या है, डिफरेंसेस है। अब देखिए जैसे ये क्या है, हमने डाइज का यूज़ करके इन कपड़ों को क्या कर रखा है, रंग रखा है। ये ऊन जो है यानी कि रेशे जो है उन रेशों को रंगने का कार्य करता है। अब किसकी बात आती है, रंजकों के सामान्य लक्षण की, कि किसी भी डाई के अंदर या किसी भी रंजक के अंदर क्या लक्षण होने चाहिए। तो पहला क्या है कि इनमें कोई विशेष रंग होना चाहिए। अब आप किसी भी पदार्थ को रंगना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, तो उसके लिए उस पदार्थ का खुद का भी तो रंगीन होना चाहिए कि नहीं। तो पदार्थ खुद भी कैसा होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई विशेष रंग होना ही चाहिए। दूसरा क्या है कि इनमें कपड़े या रेशे को या तो सीधे और या फिर परोक्ष रूप से रंगने की क्षमता होनी चाहिए। या तो डायरेक्ट पानी के अंदर घोल दिया डाई को, उसके अंदर कपड़ा डाल दिया और बाहर निकाल लिया तो रंग जाए, या फिर कोई और दूसरे तरीके से, किसी भी इनडायरेक्ट तरीके से क्या हो कि ये कपड़े को रंग सकें, ठीक है। तीसरा क्या है, ये प्रकाश से अप्रभावित रहने चाहिए, यानी कि प्रकाश का इन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। देखो अगर प्रकाश से प्रभावित होंगे तो कपड़े क्या होंगे, बहुत जल्दी जल्दी फेड हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रकाश से कैसे रहने चाहिए, अप्रभावित रहने चाहिए। अगला है कि ये जल, तनु अम्लों क्षारों, ताप,
शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग में प्रयुक्त जो विलायक होते हैं या साबुन होते हैं अपमार्जक, इनके प्रति प्रतिरोधी होने चाहिए। अगर इनके प्रति प्रतिरोधी नहीं होंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, कलर बाहर निकल जाएगा। जैसे हम डेली लाइफ के अंदर कपड़े धोते हैं या मान लीजिए ड्राई क्लीन करवाते हैं, तो क्या कपड़ों का रंग बाहर निकल जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये डाई की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि अगर वो किसी कपड़े को या किसी वस्त्र को या किसी रेशे को रंग रही है तो वो किसी भी विलायक या किसी भी साबुन और अपमार्जक के प्रति कैसी हो, प्रतिरोधी, यानी उन पे आसानी से उनका कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, रंग का कारण। रंग के कारण से हमारा क्या तात्पर्य है यहाँ पर कि भाई कलर कैसे दिखाई देता है, हमें किस प्रकार से किसी भी वस्तु का रंग जो दिखाई देता है। कोई वस्तु अगर रंगीन है तो वो रंगीन क्यों दिखाई दे रही है, या कोई वस्तु अगर रंगहीन है, कलरलेस है, तो वो कलरलेस क्यों दिखाई दे रही है, या वाइट क्यों दिखाई दे रही है। तो ये सब चीज़ें देखिए, किसी भी पदार्थ का जो रंग होता है वो उसमें उपस्थित रंजक पदार्थ और उस पर पड़ने वाले प्रकाश पर निर्भर करता है। यानी कोई कपड़ा है, उसको रंग रखा है हमने, लेकिन अब वो कपड़ा हरे रंग का रंगा हुआ है तो वो हमें हरा क्यों दिखाई दे रहा है, ये डिपेंड किस पे करता है, उस पर पड़ने वाले प्रकाश पर। अब देखो क्या होता है, हमने जैसे पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, तो उस पर हमने कहा था एक विजिबल रीजन होता है, दृश्य क्षेत्र। दृश्य क्षेत्र जो होता है केवल उसी की जो तरंग होती है उन्हीं को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश जो होता है, जिसकी तरंग दैर्ध्य किसके बीच में आती है, 400 से 750 नैनोमीटर के बीच में, अगर ये श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो क्या होता है, उसका कुछ भाग तो परावर्तित हो जाता है और या फिर उसका कुछ भाग कैसा हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। अब इस परावर्तन और अवशोषण के आधार पर ही क्या होता है, हमें किसी भी वस्तु का रंग दिखाई देता है। तो रंग दिखाई देने के कारण कैसे हैं, वो निम्न है। देखिए, पहला क्या है कि यदि वस्तु आपतित प्रकाश के संपूर्ण भाग को परावर्तित कर दे तो वो वस्तु कैसी दिखाई देगी, श्वेत रंग की। यानी कि किसी वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ रहा है और वो प्रकाश के संपूर्ण भाग को क्या कर दे, परावर्तित, उसमें से किसी भी प्रकार के प्रकाश का अवशोषण ना करे, तो वो वस्तु कैसी दिखाई देगी, श्वेत रंग की। दूसरा क्या है कि यदि वस्तु आपतित प्रकाश के संपूर्ण भाग को क्या कर ले, अवशोषित। अगर वस्तु आपतित प्रकाश के संपूर्ण भाग को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, तो वह कैसे दिखाई देती है, काली दिखाई देती है। यानी कि जितना भी प्रकाश उसके ऊपर गिरा, उसकी सभी प्रकार की तरंग दैर्ध्यों को, यानी कि उसके जितने भी विजिबल स्पेक्ट्रम के जो हमारे पास कलर्स हैं, उन सबको प्रकाश को वो क्या कर ले, अवशोषित कर ले, और वहाँ से परावर्तित कुछ भी ना हो, तो वो वस्तु कैसे दिखाई देगी, आपको काली दिखाई देगी। अब अगर कोई वस्तु रंगीन है, कलर्ड है, तो वो कैसे दिखाई देती है। तो देखो, अगर कोई वस्तु आपतित प्रकाश के कुछ भाग को तो करे अवशोषित और कुछ भाग को करे परावर्तित, तो ये वस्तु हमें कैसे दिखाई देगी, विशिष्ट रंग की दिखाई देती है। जैसे देखिए, दृश्य प्रकाश या विजिबल लाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं, श्वेत प्रकाश की, तो श्वेत प्रकाश क्या है, वो इन सातों रंगों से मिलकर के बना हुआ है, जिसको हम कॉमनली बेन या पीना ला करके याद कर लेते हैं, या विबग्योर नाम से भी इसको हम क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 7 रंग जो होते हैं, ये 7 रंग मिलकर के क्या बनाते हैं, श्वेत प्रकाश या विजिबल लाइट बनाते हैं। यहाँ अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का केवल ये इतना सा जो भाग है जिसको हम दृश्य क्षेत्र बोलते हैं, विजिबल लाइट जिसको हम बोलते हैं, केवल यही जो है हमें दिखाई देता है। अच्छा, यहाँ देख सकते हैं आपकी लैम्डा यानी कि वेवलेंथ का कौन सा ऑर्डर लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग। तो अगर वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो फिर फ्रिक्वेंसी का कौन सा ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि जब तरंग दैर्ध्य बढ़ती है तो आवृत्ति घटती है। अब देखिए, यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या है, श्वेत प्रकाश है, जो इनसे मिलकर के बना है, लाल रंगों से, सारे के सारे रंगों से मिलकर के बना है, 7 रंगों से मिलकर के ये बना है। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, वॉयलेट कलर से, और ये ख़त्म कहाँ पे होता है, हमारा रेड कलर पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि वॉयलेट कलर और रेड कलर, इसके बीच के जितने भी रंग हैं ये सब आपने विबग्योर नाम से याद कर रखे हैं कि पहले वॉयलेट कलर फिर रेड कलर। यहाँ भी देखो क्या है, लैम्डा कैसी है, बढ़ती हुई, यानी आवृत्ति कैसी है इसकी, बढ़ती हुई। तो ये जो क्षेत्र होता है, इसी के प्रकाश के आधार पर हमें कोई वस्तु जो होती है वो दिखाई देती है। इसको हम आगे और समझते हैं कि किस प्रकार से वस्तुएं जो होती है वो अलग अलग रंग की दिखाई देती है। देखो, यदि कोई पदार्थ विशिष्ट रंग का दिखाई देता है तो इसका तात्पर्य क्या है कि उस पदार्थ ने कुछ मात्रा में प्रकाश का क्या किया है, अवशोषण, और कुछ मात्रा में प्रकाश का क्या किया है, परावर्तन। वस्तु जिस प्रकाश का अवशोषण करती है उसके पूरक रंग, यानी जो प्रकाश उसने परावर्तित कर दिया,
उस प्रकाश के रंग की दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि अगर कोई पदार्थ है, हरा रंग अवशोषित करता है तो कैसा दिखाई देगा? बैंगनी रंग का दिखाई देगा, क्योंकि बैंगनी रंग किसका पूरक है? हरे रंग का पूरक है। यानी अगर मैं कहूँ कि कोई पदार्थ हरा रंग अवशोषित कर रहा है तो दिखाई कैसा देगा? बैंगनी, क्योंकि बैंगनी रंग उसने क्या कर दिया? परावर्तित। अगर हम कहें कि कोई पदार्थ बैंगनी रंग का है, इसका मतलब उसने अवशोषित क्या किया है? बैंगनी रंग का अगर पदार्थ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब उसने अवशोषित क्या किया है? उसने अवशोषित बैंगनी रंग को नहीं किया, उसने बैंगनी रंग को परावर्तित किया है, और हरे रंग का उसने क्या किया है? अवशोषण किया है। ठीक है, मतलब जो भी कलर एब्जॉर्ब करेगा, जो भी कलर अवशोषित करेगा, और उसके अलावा जो रंग वहाँ से परावर्तित हो जाएगा, उस रंग का आपको वो दिखाई देगा। इसको देखो यहाँ पे, अब जैसे हमने कहा वाइट, वाइट क्या कर रहा है? देखो सारे रंग के प्रकाश को क्या कर रहा है? वापस से परावर्तित कर रहा है, तो इसीलिए कैसा दिखाई दे रहा है? सफ़ेद रंग का। ऑल कलर्स रिफ्लेक्टेड, यानी सारे प्रकाश को क्या कर दिया? परावर्तित। नथिंग एब्जॉर्ब्ड, कुछ भी अवशोषित नहीं किया, इसलिए कैसा है? सफ़ेद। ब्लैक कलर देखो क्या कर रहा है? सारे प्रकाश को क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है, तो ऑल कलर्स एब्जॉर्ब्ड, यानी सारा प्रकाश अवशोषित। नथिंग रिफ्लेक्टेड, कुछ भी परावर्तित नहीं किया, इसलिए कैसा दिखाई देगा? ब्लैक। ठीक है, तो व्हाइट और ब्लैक का तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सारे रंग को अगर वापस से परावर्तित कर दे तो सफ़ेद, और सबको अगर अवशोषित कर ले तो ब्लैक, काला। अब बात ये बात कि अगर कोई पदार्थ विशेष रंग का दिखाई देता है तो वो कैसे? देखो यहाँ पे, ये देखिए व्हाइट लाइट कमिंग इन, यानी इस पदार्थ के ऊपर क्या हो रहा है? व्हाइट लाइट आपतित हो रही है, सफ़ेद रंग का प्रकाश इस पर गिर रहा है, लेकिन उसमें से देखो क्या है? उसमें से जो ग्रीन कलर की लाइट है वो परावर्तित होकर के कहाँ जा रही है? आँख पर, यानी हमारे आँख पर, हमारे जो रेटिना होती है उस पर आता है प्रकाश, और उसके बाद हमें वस्तु कैसे दिखाई देगी? हरे रंग की। तो ये वस्तु हरे रंग की क्यों दिखाई दी? क्योंकि इसने हरे रंग का क्या कर दिया? परावर्तन। यहाँ देखो अब कि जैसे मान लो ये रेड कलर का जो टी शर्ट है, या हम जो बात कर रहे हैं इस ब्लू कलर के शॉर्ट्स की, तो ये हमें रेड क्यों दिखाई दे रहा है? जब वाइट लाइट, सफ़ेद रंग का प्रकाश इस पर आपतित हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रेड कलर का क्या कर रहा है? परावर्तन कर रहा है। और ये किसका परावर्तन कर रहा है? वाइट रंग का परावर्तन, ब्लू कलर का क्या कर रहा है? यहाँ पे परावर्तन कर रहा है। तो ये रेड कलर का परावर्तन कर रहा है, और ये ब्लू रंग का क्या कर रहा है? परावर्तन कर रहा है। और हमने क्या बोला? जो रंग परिवर्तित होकर के हमारी आँख पे आएगा वही रंग हमें दिखाई देगा। तो क्योंकि इस शर्ट ने रेड कलर को क्या कर दिया? परावर्तित, और इस शर्ट ने ब्लू कलर को क्या कर दिया? परावर्तित, इसलिए ये हमें इसी रंग की दिखाई देते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसे समझते हैं अच्छे से। यहाँ देखो, ये ब्लैक कलर की दिख रही है आपको, इसका मतलब इसने क्या किया? ये जो वाइट लाइट सब पे गिर रही है, इस पे भी गिर रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे, सब पे, लेकिन इसने क्या करा? जो भी वाइट लाइट आई उसको पूरे को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। अब पूरी वाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो इसका मतलब ये कैसा दिखाई देगा आपको? ब्लैक, क्योंकि हमने क्या कहा? जो सभी प्रकाश को क्या कर ले? अवशोषित, वो कैसा दिखाई देता है? ब्लैक कलर का। फिर यहाँ देखिए ये क्या है आपका? ये आपका है रेड कलर। अब ये रेड क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसने क्या किया? जब सफ़ेद प्रकाश इस पर आपतित हुआ तो इसने लाल रंग का परावर्तन कर दिया, और जो वस्तु लाल रंग का परावर्तन कर देगी वो कैसे दिखाई देगी? लाल रंग की। फिर देखिए ये शॉर्ट्स कैसे दिख रहे हैं? ब्लू कलर के। क्यों? क्योंकि वाइट लाइट जब इस पर गिरी तो इसने कौन से रंग का परावर्तन कर दिया? नीले रंग का इसने परावर्तन कर दिया, और जब वस्तु नीले रंग का परावर्तन करेगी तो कैसे दिखाई देगी? नीले रंग की दिखाई देगी। फिर देखो ये, इस पे भी वाइट प्रकाश गिर रहा है, सफ़ेद रंग का प्रकाश आपतित हो रहा है, लेकिन इसने किसी भी प्रकाश का अवशोषण नहीं किया। देखो सारा का सारा क्या हो गया? परावर्तित होकर के वापस आ गया। इसका मतलब वस्तु कैसी दिखाई देगी आपको? सफ़ेद रंग की दिखाई देगी। तो अब क्लियर हो गया होगा आपको कि कोई भी रंग, कोई भी वस्तु जो होती है वो किस रंग की दिखाई देती है? जो प्रकाश परावर्तित होकर के आता है, उस वस्तु की सतह से टकरा करके परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक आता है, वही रंग की वस्तु हमें दिखाई देती है। आगे देखिए, ये क्या है? ये एक टेबल बना रखी है जिससे आपको पता चल जाए आसानी से कि कौन सा रंग किस रंग का पूरक होता है। और ये देखो वेवलेंथ का यहाँ पर बढ़ता हुआ क्रम लगा रखा है। लैम्बडा का कौन सा क्रम है? बढ़ता क्रम, यानी कि ये तो है लाइट एब्जॉर्ब्ड, कौन से रंग का प्रकाश अवशोषित हुआ, और ये है कि भैया दिखाई कौन सा कलर देगा? जिस रंग का प्रकाश अवशोषित कर लिया गया उसके बाद कौन सा रंग आपको दिखाई देगा, ये वो है। यानी वस्तु अगर करे वायलेट कलर को एब्जॉर्ब तो कैसे दिखेगी? ग्रीन येलो। अगर करे ब्लू रंग को एब्जॉर्ब, अवशोषित करे, तो कैसे दिखेगी? येलो। ग्रीन ब्लू को अगर अवशोषित करे तो कैसे दिखेगी? ऑरेंज। ब्लू ग्रीन को अगर अवशोषित करे तो कैसे दिखेगी? रेड। ग्रीन को अवशोषित करे तो कैसे दिखेगी? पर्पल या मजेंटा।
येलो ग्रीन को अवशोषित करें तो कैसे दिखेगी? वॉयलेट। येलो कलर को अवशोषित करें तो कैसे दिखेगी? ब्लू। ऑरेंज को अवशोषित करें तो कैसे दिखेगी? ग्रीन ब्लू। रेड ऑरेंज को अवशोषित करें तो कैसे दिखेगी? ब्लू ग्रीन। और या फिर रेड कलर को अब्जॉर्ब करें, अवशोषित करें तो कैसे दिखेगी? ग्रीन कलर की। तो ये बात हुई कि कौन सा प्रकाश अवशोषित होता है, कौन सा प्रकाश परावर्तित होता है, और उसकी वजह से वस्तु जो होती है वो किस प्रकार की दिखाई देती है। आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले WH पर्किन, ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही क्या किया था? एक पहला उपयोगी रंजक बनाया था। बहुत कम उम्र में इन्होंने क्या करा था? एक सबसे पहले उपयोगी रंजक को बना लिया था। और बनाया कैसे था? अशुद्ध एनिलीन से इन्होंने एक बैंगनी रंग का रंजक बनाया था, जिसके अंदर मेनली क्या थे? एन फेनिल फिनोसाफ्रिन या फिर उसके सजात थे। जैसे ये अलग अलग है ना हाइड्रोजन, इनको अगर हम रिप्लेस कर दें और इनकी जगह पे कोई दूसरा आप एल्किल समूह या कोई और फेनिल समूह लगा दें तो आपको इसके सजात मिल जाएंगे। तो ये एन फेनिल फिनोसाफ्रिन के इन्होंने क्या बनाए थे? डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने रंजक बनाए थे। फिर क्या आता है बात? रंजकों के संरचनात्मक लक्षण। यानी कि अगर हम बात करें अब कि भाई आगे चल करके जब हम डाइस के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग डाइस होती हैं, और उन अलग अलग डाइस का हम क्या कहते हैं कि अलग अलग डाइस जो हैं वो उनका स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पे कोई डाई जो है वो स्पेसिफिकली किस कलर की है या उनके रंग परिवर्तित होते हुए दिखाई देंगे। तो वो ऐसा क्यों? तो देखो, इसके लिए जर्मन रसायनज्ञ जो ऑटो विट था, इस ऑटो विट ने एक थ्योरी दी थी अपनी, जिसको हम विट सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, या इसी के और अलग अलग नाम है वर्णमूलक, वर्णवर्धक, या इसका एक नाम और है क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम। ठीक है, तो ये उसने कुछ सिद्धांत दिया है अपना विट सिद्धांत, जिसके आधार पर हम क्या करेंगे? डाइज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और उसकी संरचना में परिवर्तित होने से उसके रंगों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है वो भी इस सिद्धांत के आधार पर आसानी से समझाया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें, पहला क्या है? क्रोमोफोर। क्रोमोफोर या जिसको हम कह सकते हैं वर्णमूलक, इसको हम क्या बोल सकते हैं? और वर्णमूलक। अब देखो, क्रोमोफोर शब्द ग्रीक शब्द है और इसका रंग, इसका जो अर्थ होता है वो होता है रंग धारण करना। यानी कि क्रोमोफोर क्या करते हैं? रंग को धारण करके रखते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक सामान्यतः तभी रंग दर्शाते हैं जब उनके अंदर क्या हो? या तो असंतृप्तता। और असंतृप्तता हमने पढ़ रखी है कि असंतृप्तता क्या होती है? असंतृप्तता यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि बहुबंध, मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होना ही क्या होता है? असंतृप्तता। तो ऐसे जो समूह होते हैं जिनके अंदर क्या हो? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो, ये क्या कहलाते हैं? वर्णमूलक कहलाते हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोफोर बोलते हैं। जैसे ये देखो, नाइट्रो समूह, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको। फिर क्या है? नाइट्रोसो, इसमें भी क्या होता है? डबल बॉन्ड। एजॉक्सी में भी क्या है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड। एजो में भी क्या है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड। इसी तरह से एथेनिलिक, यानी कि इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। एसिटिलिक में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। फिर यहाँ पे देखिए, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, और पैराक्विनोनाइड के अंदर भी ये क्या है? डबल बॉन्ड्स। तो ये जो डबल बॉन्ड्स है, ये जो असंतृप्तता है, इस असंतृप्तता की वजह से ही इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रोमोफोर बोल रहे हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये रंग धारण करने का कार्य करते हैं। इसके बाद आता है हमारा क्रोमोजन, कि क्रोमोजन क्या होते हैं? तो वो जो यौगिक होंगे जिनके अंदर क्या उपस्थित होगा? क्रोमोफोर समूह पाया जाएगा, वो क्या कहलाएंगे? क्रोमोजन कहलाएंगे। ठीक है, जैसे किसी भी क्रोमोजन में क्रोमोफोर समूहों की संख्या जितनी भी अधिक होगी तो उसके रंग प्रदान करने की क्षमता भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। अगर क्रोमोफोर ज़्यादा होंगे तो, क्योंकि क्रोमोफोर ही रंग को क्या करते हैं? धारण करते हैं, इसलिए किसी भी क्रोमोजन की जो रंग प्रदान करने की क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है। जैसे कि कुछ क्रोमोफोर समूह होते हैं, ये नाइट्रोसो, नाइट्रो, या फिर आपका ये एजो, ये स्वयं रंग प्रदान करने में ही क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं कहूँ क्रोमोजोन कौन है? नाइट्रोबेंजीन। अब इसमें क्रोमोफोर कौन है? नाइट्रो समूह। इसका रंग कैसा दिखेगा? पीला। अगर हम कहें एजोबेंजीन, तो एजोबेंजीन तो क्या हो गया? क्रोमोजन हो गया, और इसके अंदर वर्ण मूलक या क्रोमोफोर कौन हो गया? एजो समूह। और ये कैसा दिखाई देगा? लाल रंग का दिखाई देगा। फिर देखिए, अगर इसी प्रकार से हम क्या कर देते हैं? पॉलीईन जो है, ये दिख रहा है आपको, एन, एन का मतलब क्या है? अलग अलग नंबर हो सकते हैं इसके डबल बॉन्ड के। तो जैसे जैसे एन का मान बढ़ेगा वैसे वैसे रंग भी क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। और अगर एन कैसा है आपका? एन का मान अगर 0 से 2 के बीच में है तो ये आपको रंगीन दिखाई देगा। इसका मतलब यहाँ पे आपको कोई कलर दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब एन बराबर कितना हो? 3, तो देखो रंग बढ़ गया, पीला कलर हो गया। अगर एन बराबर 5, नारंगी रंग हो गया, यानी गहरा होता जाएगा कलर। अगर एन बराबर 7 तो कॉपर ब्रॉन्ज कलर का दिखाई देगा। अगर एन बराबर 11 तो काला बैंगनी। तो जैसे जैसे क्या होगा कि वहाँ पर आपका क्रोमोफोर जो है उसकी संख्या बढ़ेगी तो उसकी जो रंग की प्रभावशीलता है वो और भी ज़्यादा गहरी होती चली जाएगी। तो इसलिए क्रोमोफोर बढ़ने से रंग भी क्या हो जाता है? गहरा हो जाता है। अगला क्या है? अगला है आपका ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं? ऑक्सोक्रोम कुछ संतृप्त समूह होते हैं जिन पर क्या होते हैं? लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। और ये लोन पेयर की वजह से ही क्या होता है, अनुनाद में वृद्धि कर पाते हैं। और इसलिए ये समूह अकेले तो रंग प्रदान करने में सक्षम नहीं होते, इन अकेलों का खुद का कोई रंग नहीं होता। लेकिन जब ये किसी क्रोमोजन से जुड़ जाते हैं, ठीक है, और किसी भी क्रोमोजन से या किसी क्रोमोफोर से जब ये जुड़ जाते हैं तो ये उसके रंग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यानी कि कुछ संतृप्त समूह ऐसे होते हैं जो अकेले यौगिक को रंग प्रदान करने में समर्थ नहीं होते, लेकिन किसी वर्णमूलक समूह युक्त यौगिक में अगर इनका हम क्या करवा दें, प्रविष्ट करवा दें इनको, तो ये यौगिक को रंग प्रदान करने योग्य बना देते हैं और उसका रंग क्या कर देते हैं, गहरा कर देते हैं। ऐसे समूह क्या करते हैं, वर्णवर्धक या ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। वर्णवर्धक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब ये किसी से जुड़ेंगे तो ये उसके रंग को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, उसके वर्ण को क्या कर देंगे, गहरा कर देंगे। देखो यहाँ जितने भी हैं ये सब संतृप्त समूह हैं, ठीक है। लेकिन इन सब के ऊपर आपको क्या दिख रहा होगा, कॉमनली इन सब के ऊपर एलपी प्रेजेंट है, एलपी यानी लोन पेयर प्रेजेंट है। और ये एलपी क्या कर देगा, ये एलपी रेजोनेंस को बढ़ा देगा। और जब रेजोनेंस बढ़ जाएगा तो इसका मतलब वहाँ पर क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा वहाँ पर रेजोनेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, रंग की तीव्रता भी बढ़ जाएगी। इसके बाद यहाँ देखते हैं हम कि समझते हैं इससे कि किस तरीके से क्या है क्रोमोजन, क्या है क्रोमोफोरिया है, क्या है ऑक्सोक्रोम है। देखो अगर मैं कहूँ ये क्या है, क्रोमोफोर, क्योंकि इसमें क्या है, असंतृप्तता। ये क्या है आपका, बेंजीन समूह। लेकिन अकेला बेंजीन क्रोमोजन नहीं है। जब तक उस बेंजीन से ये नहीं जुड़ेगा तब तक उसको आप क्रोमोजन नहीं बोल सकते। जब क्रोमोफोर इस बेंजीन से जुड़ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, क्रोमोजन कहलाएगा। या इधर देखो ये जो है फिनोलिक समूह, अगर मैं कहूँ इस पर तो ये देखिए इससे जब तक ये नहीं जुड़ेगा तब तक ये अकेला क्या है, ये अकेला एक बेंजीन ही था, ठीक है। लेकिन जब इससे क्या जुड़ गया, एन डबल बॉन्ड एन जुड़ गया तो ये भी क्या बन गया अब आपका क्रोमोजन, क्रोमोजन बन गया। और यहाँ देखो क्या है, OH। तो OH पे क्या होता है, लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर। और लोन पेयर होने की वजह से अब क्या हो गया, अनुनाद में वृद्धि हो जाएगी। अगर अनुनाद में वृद्धि हो जाएगी तो ये क्या है आपका ऑक्सोक्रोम, तो ये क्या करेगा, रंग को बढ़ा देगा, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं अपन एक और, ये देखिए ये क्या है, एन डबल बॉन्ड एन, असंतृप्तता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर बोलते हैं। ये देखो क्या कर रहा है, कलर को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सोक्रोम। और ये जो पूरा समूह है, ये पूरा समूह क्या कहलाएगा, क्रोमोजन कहलाएगा, ठीक है। तो बिना क्रोमोफोर के क्रोमोजन नहीं हो सकता, बिना क्रोमोफोर के क्रोमोजन नहीं हो सकता। अगला देखिए, यहाँ देखो, यहाँ ब्लू कलर से क्या दिखा रखा है, ऑक्सोक्रोम, और रेड कलर से क्या दिखा रखा है, क्रोमोफोर। यानी ऑक्सोक्रोम क्या करते हैं, जो रंग को बढ़ाने का कार्य करते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम होते हैं। इस समूह में देखिए ये क्या है, रेड कलर से शो, यानी ये क्या दिख रहा है आपको, क्रोमोफोर। और ये जो भी है OH, COONA या NaO3S या SO3Na जिसको हम बोल सकते हैं, ये क्या है, ये आपके ऑक्सोक्रोम्स हैं जो क्या कर रहे हैं, इनसे जुड़ करके इसको क्या बना रहे हैं, इसके रंग में वृद्धि कर रहे हैं। अब ये पूरा जो है आपका ये क्या कहलाएगा, क्रोमोजन कहलाएगा। इस तरीके से यहाँ देखो ये जो पूरा है, ये रेड ये वाला, ये क्या है, ये क्रोमोफोर है। क्यों, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ के आए पैराक्विनोनाइड के बारे में, तो ये पैराक्विनोनाइड स्ट्रक्चर है और पैराक्विनोनाइड स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रोमोफोर। तो ये पूरा तो क्या है आपका क्रोमोफोर, लेकिन ये क्या है, ऑक्सोक्रोम्स, जो क्या करते हैं, रंग में वृद्धि कर देते हैं। और ये पूरा एक साथ मिलकर के क्या कहलाता है, ये पूरा एक साथ मिलकर के क्रोमोजन कहलाता है। तो देखो इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने जो बात की डाइज के बारे में वो ये थी कि डाइज क्या होती हैं, पिगमेंट्स से या वर्णकों से किस तरीके से अलग होती हैं, हमें रंग किस किस तरीके से दिखाई देता है। ऑटोविट का जो है सिद्धांत है, ये किस तरीके से कार्य करता है, इसमें ऑक्सोक्रोम क्या होता है, क्रोमोफोर क्या होता है, क्रोमोजन क्या होता है। तो आज का चैप्टर हम अपना यहीं फिनिश करेंगे। इसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज के बारे में। सो फिलहाल के लिए थैंक यू।